हेलो क्लास 10th। साइंस एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने के लिए आप क्या करोगे? आप एक बात ये मानोगे, क्वेश्चन की रीडिंग ध्यान से करनी है। अभी मैं आपको जो ये ओसवाल सैंपल पेपर का प्रैक्टिस पेपर 3 है, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ पूरा कंप्लीट। एक-एक क्वेश्चन इसके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना एक-एक। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं अभी खुद करके आपको दिखाऊँगा। और आप ये देखो कि बायो में सर किस तरीके से आंसर्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री में सर किस तरीके से कर रहे हैं, फिजिक्स में सर किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन का वे देखो अब मेरी आंसर शीट में, इसको आपको अपनी आंसर शीट में इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन रीडिंग में, क्योंकि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, हमें लगता है कि ये पढ़ा ही नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट में से आया हुआ होता है, जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं, ओसवाल के नोट्स में पढ़ रखे हैं, या फिर एस चांद बुक से कवर कर रखा है, जो स्कूल में आपको पढ़ाए गए हैं। स्कूल में जिस तरीके से टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, तो वो सब जो है, उसी तरीके के कॉन्सेप्ट के बेस की प्रॉब्लम है। बस हम क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से हम वो क्वेश्चन लगता है ये नया है, ये आता नहीं है। समझना है यहाँ पर ध्यान से। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो, प्रैक्टिस पेपर 3 है ये। इससे पहले मैं प्रैक्टिस पेपर 1 कर चुका हूँ अपलोड, और सेकंड भी। उसको ज़रूर देख लेना, मल्टीपल रिवीजन होगा। एक पेपर करने का मतलब पूरी बुक का फुल्ली रिवीजन हो जाना, ठीक है? चलो, चूज़ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड। सेक्शन ए, एक बात और समझ लो, सेक्शन ए बायो का होता है, बी केमिस्ट्री का होता है, सी फिजिक्स का होता है। हम लोग बायो का पहले करने जा रहे हैं। चूज द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड व्हेन मेंडल परफॉर्म द क्रॉसिंग बिटवीन। प्योर टॉल लिया है और प्योर डार्क प्लांट लिया है। टॉल लेटर के डोमिनेंट होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, तो सभी के सभी क्या बनेंगे? ऑल प्लांट्स वर टॉल। सिंपल आंसर हो गया। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द लेवल पार्ट। ये जो ए है, एक्सोनल एंड पर है, तो ये क्या करेगा? केमिकल्स को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। चूज द करेक्ट जेनोटिपिक रेशियो। ध्यान से देखो, जेनोटिपिक में मिक्सिंग वाले अलग रखे जाते हैं, प्योर वाले अलग रखे जाते हैं, तो 1:1। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या होता है जेनोटिपिक रेशियो? देख लेना, यहाँ पर ध्यान से देखना। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जब ये मिक्सिंग वाले भी आ जाते हैं, अलग दिखाते हैं, तो ये जेनोटिपिक रेशियो होता है। ये होता है 1:2:1। और फेनोटिपिक रेशियो क्या होता है? जिसमें टॉल और डार्फ देखा जाता है, सिर्फ टॉल और डार्फ। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो टॉल 3 होते हैं और डार्फ 1 होता है। ये क्या होता है? जेनोटिपिक। ये क्या होता है? फेनोटिपिक। हमें आंसर क्या देना है? जेनोटिपिक। तो ऑप्शन क्या हुआ? सी। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट वन। बताना है कौन सा इसमें गलत है। आप ध्यान से समझो, ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा इज नेवर रिप्लेस बाई वाटर फ्रॉम द जाइलम। दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रीजन दैट ह्यूमन बीइंग एक्यूमुलेट मोर कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड इन ए फूड चेन? क्योंकि ह्यूमन जो है टॉप लेवल पर है, जो ट्रॉपिक लेवल बनी हुई है उसमें टॉप पर है। टॉप में होने की वजह से बायो मैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा है, हार्मफुल केमिकल्स उस लेवल पर सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। ये हार्ट का डायग्राम दिया गया है, देखो एरो से समझने की कोशिश करो। जब एरो से आप देखोगे तो आपको समझ में आ गया, ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। कहाँ से? राइट, इस साइड से देख रहे हैं ना। राइट वेंट्रिकल मूव्स थ्रू बी टू रीच द लंग्स। चूज द ऑड पेयर। क्या बताना है हमें? ऑड पेयर बताना है इसमें से। कॉन्ट्रास्टिंग, ध्यान से देखो, क्या बताना है? ऑड पेयर करेक्टर विच वर स्टडीड बाई मेंडल फ्रॉम द फॉलोइंग। कलर का वॉयलेट और पिंक, ये ऑड पेयर है। बात समझ में आई? और सब देखो, राउंड रिंकल अपोजिट हो रहा है, एक्सियल टर्मिनल, टॉल टार्फ, ये देखो वॉयलेट पिंक, ये कैसा है? ऑड पेयर है।
ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये गलती होने के चांस ज़्यादा हैं। जब भी मैं बार बार बोलूँ तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। एसेशन रीजन, गैस्ट्रिक रिसेप्टर कैन डिटेक्ट टेस्ट, बिल्कुल सही है। टेस्ट का हम लोग पता करते हैं जो टंग में प्रेजेंट है। रीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर आर लोकेटेड इन अवर सेंसरी ऑर्गन, ये भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। कोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो, ये तो बात सही है कि कोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ये भी सही है, तो असर्शन तो ट्रू है। देयर आर नो ग्लैंड दैट सिक्रेट हार्मोन विच कैन बी ब्रेक डाउन कोल, ये फॉल्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं नो ग्लैंड लिखा है, तो ये हो गया फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट समझो इन आंसर्स को कैसे लिखते हैं। अभी तक तो ये वन वर्ड थे, इससे पहले जो मैंने पीपी से पहले यानी उस बार सैंपल पेपर से पहले जो वीडियोस अपलोड करी थी उसको आप जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रखा है मैंने। लिस्ट डाउन द मेजर स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन बाय किडनी along with the specific part of the kidney tubule involved। देखो हमें क्या बताना है, मेजर स्टेप्स बताने हैं कि फॉर्मेशन ऑफ किडनी, यूरिन फॉर्मेशन बाई किडनी जो होती है। देखो तो मेजर स्टेप्स क्या हैं, आंसर को ध्यान से देखना। मेजर स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन के हैं ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन। एनसीईआरटी फिगर अपने सामने रखो, उसमें देखो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन बना हुआ है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्बेशन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये तीन मेन स्टेप्स हैं जो नाम इन लोगों को बताने थे। आंसर देख रहे हो कैसे सर लिख रहे हैं, ध्यान से देख लो। फिर क्या है, mention the digestive glands and their secretion involved in protein digestion। देखो यहाँ पर दो चीजें पूछी गई हैं, मेंशन द डाइजेस्टिव ग्लैंड उनको बताओ और उनके सेक्रेशन जो प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो देखो आंसर कैसे लिखा है, ध्यान से देखना। सेलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा, लेकिन ये प्रोटीन डाइजेशन नहीं करता है। तो देखो ब्रैकेट में कर रखा है, ये किसको करता है, सेलिवरी। सलाइवा एमिलेज निकलता जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट पेप्सिन इन द स्टमक, देख रहे हो ब्रैकेट में मैं वो भी बता रहा हूँ। पेनक्रियास सीक्रेट ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये याद रखना पड़ेगा, लर्न करना होगा ये समझने के साथ साथ। डिफाइन ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल को बताओ। मेक अ नीट डायग्राम ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब इसके डायग्राम में कंफ्यूजन आ जाता है, और ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशंस कैसे लिखनी है देखो। ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन ए फूड चेन। ट्रॉपिक लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बॉडी होती हैं जो ऑक्यूपाई करती हैं फूड चेन में। अब ये डायग्राम देखो मैं बना के बताता हूँ कैसे बनाओगे डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले समझना, सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर के बाद में क्या आता है, प्रोड्यूसर, जैसे कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का होता है डायग्राम, ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में क्या आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी के बाद में क्या आएगा, टर्सरी, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी के बाद में क्या आएगा, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, NARY, क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनाना है, समझ में बात आ रही है, राइट। और उसके साथ में अगर एग्जाम्पल भी लिख दो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मैं तो ये चाहूंगा कि एग्जाम्पल भी लिख दो। फिर क्या है, आगे देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर एंड व्हाट वुड हैपन इन देयर एब्सेंस। डिकम्पोजर का क्या रोल है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, ध्यान से समझना आंसर को, समझो।
डिकम्पोजर एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट होते हैं ये इन द एनवायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। डेड बॉडी किसकी, प्लांट और एनिमल की, इसको डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए इन्हें क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, रिप्लेनिशिंग सॉइल न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो ये जो मैंने इंक्लूड करा है, इसे ना लिखें तब भी कोई जरूरत नहीं थी, बट अगर लिखते हो टिक द ऑप्शन असर्शन रीजन, यार क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है, वहां पर मदद करेगा ये। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इसको जरूर लिखना है। अगर ये ना हो एनवायरमेंट में, इफ दे आर absence, then the dead bodies would keep lying. It would lead to their accumulation and thus polluting the environment. जब ये नहीं होंगे तो डेड बॉडी जो प्लांट एनिमल की है, इनको कौन डिकम्पोज करेगा? जब डिकम्पोज नहीं होगा तो इन्वायरमेंट गंदा होता चला जाएगा, स्मेलिंग आने लगेगी बहुत ज़्यादा, है ना। फिर क्या है, डिफाइन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन गिवन फिगर। ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम है स्पोर फॉर्मेशन का। अब हमें बताना ये है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है बताओ। स्पोर फॉर्मेशन जो है असेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन है ना। मेंशन एनी टू मोड बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। देखो इस आंसर को लिखा कैसे इन दोनों को, देखना। The type of reproduction shown is spore formation. This is an asexual mode of reproduction where an organism produces spores that can develop into new individual। बात समझ रहे हो? फिर टू मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला ले लिया मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा ले लिया फ्रेगमेंटेशन। क्या ले लिया, पहला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन। इनके एग्जाम्पल लिख दो, बहुत बढ़िया रहे, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट में लिस्ट डाउन मेजर इवेंट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मेजर इवेंट लिखने हैं। डिस्क्राइब, देखो यहाँ तो समझना, डिस्क्राइब द साइट ऑफ ईच स्टेप। हर एक स्टेप को डिस्क्राइब करो, कहाँ पर हो रही है, साइट बतानी है। अब देखना कैसे लिखा गया है। मेजर इवेंट आर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी विद द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। बात देख रहे हो कितना सटीक पॉइंटेड कही गई है, क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा बताया गया कंप्लीटली। समझे मेरी बात को, किस तरीके से आंसर लिखा है ये, पहुंच गए यहाँ तक। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये याद भी कर लेना, अगर याद ना हो तो याद कर लेना, क्योंकि बुक्स और नोट्स में थोड़ा सा लिखा तो सब है बट वो बिखरा हुआ है। इसमें क्या है, सटीक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। 15 क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ओनली वन एलीली इन अ पेयर इज एक्सप्रेस्ड एंड अदर रिमेन्स रेसेसिव। A plant breeder is working on seed color in a pea plant। येलो सीड कैपिटल वाई से डिनोट है जो कि डोमिनेंट है, और स्मॉल वाला ग्रीन है तो ये रेसेसिव है। शी बिगिन विथ टू प्योर लाइन्स, ए होमोजाइगस येलो सीड, बी होमोजाइगस ग्रीन, यानी कि होमोजाइगस मतलब कैपिटल वाई है और ग्रीन में स्मॉल वाई है। शी क्रॉसेस प्लांट ए विद प्लांट बी, ए का बी से क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में येलो सीड्स देखने को मिले हैं सारे, और सेल्फ पॉलिनेशन F1 प्लांट का करवाया तो F2 पॉपुलेशन ऑफ 440 प्लांट्स। आइडेंटिफाई द पेरेंटल जेनोटाइप्स एंड जेनोटाइप ऑफ द F1 ऑफस्प्रिंग। समझना, ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है तो समझा भी किसने, मैंने ही तो समझा, लेकिन आप इसके साथ में इन्वॉल्व रहो तो जब आप पढ़ोगे एग्जाम पेपर में तो आप उसको समझ लो। अब देखो, प्लांट ए होमोजाइगस में सेम होते हैं, कैपिटल वाई। प्लांट भी क्या है, वो भी होमोजाइगस है, किस कलर का, ग्रीन को क्वेश्चन में क्या बताया, स्मॉल वाई। तो F1 ऑफ स्प्रिंग कैपिटल वाई येलो कैसे बनी, देखो देखना जरा, अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कैपिटल वाई येलो के लिए है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए है। अब इससे अगर मैं, देखो
थोड़ा चेंज करते हैं, ये है, इससे गैमेट क्या बना कैपिटल वाई, इससे गैमेट क्या निकला स्मॉल वाई, इनको मिला दें तो F1 जनरेशन क्या बनी, ये आई है, और इसमें डोमिनेंट क्या है येलो, तो इसका कलर कैसा दिखा, हमें येलो देखने को मिलेगा। तो सारे येलो मिले या नहीं मिले। फिर क्या पूछे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन F1। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन F1 कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले हमें मिल गया है कैपिटल वाई, पहले ये क्वेश्चन को समझ लो। यूजिंग अ पनेट स्क्वायर, क्या लिखा है, पनेट स्क्वायर प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ येलो एंड ग्रीन प्लांट इन F2 आउट ऑफ 440 ऑफ स्प्रिंग। पनेट स्क्वायर को समझते हैं। देखो ये नए वर्ड से आया है, कैसे बनेगा समझना, ध्यान देना इसमें कि ये पनेट स्क्वायर बनता कैसे है। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग करते हैं, हमारे पास में कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, ये जो स्क्वायर तैयार होता है ये किसी भी उसका आ सकता है, लेटर आपको देखने हैं। देखो यहाँ तक पहुँच गए, ये जो स्क्वायर बना है ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ये पनेट स्क्वायर कहलाता है। अब क्या बनेगा इसमें, देखो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाली लाइन नहीं है, इसको इरेज कर दो, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो हमने यहाँ पर देखा कैपिटल वाई, तो जेनोटिपिक रेशियो क्या बने, जेनोटिपिक रेशियो, जेनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आ गए हैं 1 येलो के, 2 मिक्सिंग के, 1 ग्रीन के, किसके, ग्रीन के, ग्रीन का स्मॉल वाई है। तो ये जेनोटिपिक रेशियो दिखा। फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, फेनोटिपिक रेशियो में 3 येलो के, रेशियो 1 ग्रीन का। पहुंच गए, 1 का का मिला, 1 मिला है ग्रीन का और 3 येलो का, ये फेनोटिपिक रेशियो है। अब येलो प्लांट, कौन से प्लांट, इसके बाद आपको करना है, यहाँ तक पहुंच गए, समझ में आ गई बात। इसके बाद लिखोगे येलो प्लांट, येलो प्लांट कैसे निकालेंगे समझना। टोटल कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 4, टोटल नीचे, ऊपर कितना है येलो का निकाला तो ऊपर येलो का इनटू है कितने 440 कहे गए, कट करो 4 1 जा 0, 330 प्लांट्स येलो हैं। अब क्या निकाल लें हम लोग, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स को देखो कैसे निकालें, टोटल कितने हैं 4, ग्रीन कितना है 1 इंटू 440, तो 4 से ही काटा 110, कितना आया 110। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग येलो प्लांट निकाली, ग्रीन प्लांट निकाल लिए, पनेट स्क्वायर बना लिया, जेनोटिपिक रेशियो फेनोटिपिक रेशियो लिख दिया। पहुंच गए, यहाँ तक पहुंचे, ये देखो यही पूछा था इन्होंने, ठीक है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रेगेशन विद दिस एग्जाम्पल। अब इस एक्सपेरिमेंट से कैसे बताओगे कि लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को, देखो यहाँ तक पहुंचे हो, अब देखो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन को कैसे इस के एग्जाम्पल से बताएंगे, समझना बात। इसमें कहा गया है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, द एलेलीज पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन द F1 जनरेशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया, येलो आया F1 जनरेशन में, द ग्रीन ट्रेड स्मॉल वाई इज हिडन, हिडन क्यों है ये, क्योंकि ये रेसेसिव था, बट नॉट लॉस्ट, खत्म नहीं हुआ है बट कैसा है हिडन है। व्हेन F1 प्लांट प्रोड्यूस गैमेट, द yellow and y small y allele segregate so that 50% of gamete carry capital Y and 50% carry small y. This allows the recessive green phenotypic to reappear in the F2 generation. लॉ ऑफ सेग्रेगेशन देखा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस आंसर को लिखा गया है। पहुंचे, चलो आ जाओ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें और करके पूछ रहा है, इफ यू क्रॉस अ ग्रीन सीडेड प्लांट ऑफ F2 जनरेशन विद एन F1 ऑफ स्प्रिंग व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन। अब ये पूछ रहे हैं इफ यू क्रॉस अ ग्रीन सीडेड प्लांट ऑफ F2 जनरेशन विद एन F1 ऑफ स्प्रिंग, तो क्या ऑब्जर्व करा। देखो जब हमने क्रॉस करवाया
किसका F2 प्लांट, ये क्या है स्मॉल y में ग्रीन विद एन F1 में ये क्या है, ये क्या दिख रहा है हमें कैपिटल Y स्मॉल y इज अ टेस्ट अक्रॉस। तो जेनोटाइप क्या निकल गया 50% येलो और 50% ग्रीन, इसका क्रॉस करवा देते हैं। समझ लो, समझो, देखो इसका क्रॉस कैसे होता है समझना। सबसे पहले इसको यहाँ रखो, देखो क्रॉस के लिए हम लोग F2 में हमने ले लिया है स्मॉल बाई और इस साइड क्या ले लूँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इससे बनेगा क्या, देखो इससे बन के आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये चार हैं, चार में देखो येलो दो दिख गए आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना हुआ 50% हुआ, और स्मॉल वाई कितने दिख गया 50% दिख गया। इस वजह से ये आंसर यहाँ पर लिखा गया जेनोटाइप 50% और ग्रीन भी कितना है 50%। ऑब्जर्वेशन क्या मिली यहाँ पर, जो ऑफस्प्रिंग है विल बी हाफ येलो सीड और हाफ ग्रीन सीड देखने को मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं येलो ग्रीन हो, राउंड रिंकल हो, कलर बेस हो, कुछ भी हो सकता है। तरीका समझो कि ये टाइप के आंसर्स को लिखेंगे कैसे। अब आप पहुंच गए, चलो आ जाओ नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द हार्मोन रिलीज बाय द एड्रेनल ग्लैंड एंड लिस्ट डाउन द चेंजेस ऑब्जर्व इन अवर बॉडी ओइंग टू इट्स सेक्रेशन। एग्जाम में जब आप देने जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, डर लगने लगता है, डर की वजह से आता हुआ भूल जाते हैं, तो इसी हार्मोन का रोल होता है वहाँ पर सर की बातें सारी भूल जाते हैं और ये वाला हार्मोन आपके ऊपर हावी हो जाता है। देखो द एडर्नल ग्लैंड रिलीजेस एडर्नेलाइन, इट इंक्रीजेस हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट, क्या आ जाती है फाइट एंड फ्लाइट, इतना डरने लगते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, अपने बात को पूरे तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करो। अपनी बात पूरे तरीके से जब आप लिख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी और क्वेश्चन को किस तरीके से सर रिप्रेजेंट करते हैं, मैं भी वैसे ही करूँ। नेक्स्ट क्या है, डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए पूछ रहे हैं आर ऑफन एडवाइज टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन, व्हाट इज द रीजन। देखो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। जिसको डायबिटिक है तो पेनक्रियाज जितना इंसुलिन रिलीज करना चाहिए वो रिलीज नहीं कर पा रही है, तो बाहर से इंजेक्ट किया जाता है उस पर्सन को, जिससे ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए, लीडिंग टू डेंजरसली हाई ब्लड शुगर, तभी ये बाहर से लिया जाता है। समझे। और में क्या है, डिस्कस द मेजर रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड मेंशन द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ये देखो ये मैंने ये वाला आंसर बहुत मन से मैंने लिखा है, ये वाला, ये दोनों। हाउ इज इंफॉर्मेशन पास टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये मन से इसलिए लिखा क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा था समझना। क्वेश्चन में तो मेजर रीजन आर द फोर ब्रेन, क्या है फोर ब्रेन। अब देखो फोर ब्रेन मैंने लिखा, उसके अंदर ब्रैकेट में देखो कैसे लिखा है, सेरेब्रम, सेरेब्रम का काम भी लिख दिया मैंने, क्या थिंकिंग और वॉलेंट्री एक्शन। समझे आप, मैंने ब्रेन का पहले रीजन लिखा, उसमें क्या आता है सेरेब्रम, सेरेब्रम का काम भी लिख दिया थिंकिंग और वॉलेंट्री एक्शन। फिर मिड ब्रेन में रिलैक्सेशन फॉर साइट और हियरिंग, एंड हिंड ब्रेन का पार्ट क्या है सेरेब्लम और मेडुला। सेरेब्लम क्या करता है बैलेंस, बेलम बैलेंस, मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीथिंग, है ना, ब्लड हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ये आंसर का राइटिंग का तरीका देखो बहुत ही लाजवाब लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, तभी मैंने बहुत ही ध्यान से इसको करा, मैंने अपने आप से इसको कैसे ब्रैकेट में कौन सी बात, ये छोटी बात नहीं है। इस आंसर के जरिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर ने ब्रेन का पार्ट तो लिखा ही, उसके अंदर
के पोर्शन को बताया और उसका फंक्शन भी लिखा, और वो भी इतने कम लाइन में। ये खास बात है इसकी। नेक्स्ट देखो, हाउ इज इंफॉर्मेशन पास थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ ए बॉडी। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज इंफॉर्मेशन पास टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस शॉर्ट में पढ़ते हैं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो इंफॉर्मेशन जो पास होती है वो सेंसरी न्यूरॉन करता है। रिसेप्टर डिटेक्ट आ स्टिमुलस एंड सेंड इलेक्ट्रिकल impulses through these neurons to the spinal cord and then to the brain। उसके बाद ब्रेन पे पहुंचती है। ये पूरा प्रोसेस याद कर लो अच्छे तरीके से, बहुत बार फिगर बना बना के समझाया, बहुत बार। स्कूल में प्री बोर्ड हुए, स्कूल में पीरियोडिक हुए, हाफर्ली हुए, मैंने टेस्ट लिए, है ना, कई सारे एग्जाम दे चुके हो, ये बार बार आ चुका है। समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी हम लोगों का है केमिस्ट्री का। आ जाओ, केमिस्ट्री में देखो कैसे करते हैं। रेंसिडिटी इन फूड इज कॉज्ड ड्यू टू, रेंसिडिटी फूड इज कॉज्ड ड्यू टू, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, है ना। तभी तो वो जो चिप्स के पैकेट या जो फूले पैकेट होते हैं उनमें गैस भरी होती है, नाइट्रोजन। When an acidic solution is diluted with water, acidic solution is diluted with water, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, है ना। जब उसमें डाइल्यूट कर देंगे तो H पॉजिटिव की जब नंबर कम हुए तभी तो वो डाइल्यूट हुआ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ वीक हो गई। Why does gold not appear near the top of the reactive series? ये लेस रिएक्टिव है और रेसिस्ट है कोरोजन का, क्योंकि गोल्ड में कोरोजन नहीं लगती है। अ स्टूडेंट wants to convert ethanol, देखो OH ग्रुप है C2H5OH टू इथीन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड दे चूज। तो एथेनॉल को गर्म करेगा, गर्म करने के बाद में H2SO4 की प्रेजेंस होगी जो एथेनॉल में वाटर को रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? वाटर को रिमूव कर देगा। फंक्शन ग्रुप इन एन, ये भी पूछा जाता है। और हाँ, ये तो अभी PP1 या 2 में ये आया भी है कि H2SO4 का क्या रोल है। देखो वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, इसमें देखो ऑप्शन में अलग तरीके से पूछा गया। समझ रहे हो बात को। द फंक्शन ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राइमरली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस। फंक्शन ग्रुप क्या करते हैं? फंक्शन ग्रुप ये भी पीछे आया था। डिटरमाइन केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं और रिएक्शंस को। A substance conduct electricity in molten or aqueous state but not in solid state. This property is shown by सब्सटेंस जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन और एक्वस में, सॉलिड में नहीं। क्योंकि जब एक्वस मॉल्टन में इसलिए करते हैं क्योंकि आयंस डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयनिक कंपाउंड, यही तो करंट को फ्लो करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन। अब ये देखो, ये 4 ऑप्शन पीछे दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया करेक्ट। ये पढ़ लेना है ध्यान से, करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट, ठीक है। अब देखो, तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही है ये। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू CO2H2O, ये एनसीईआरटी में 3 लाख की टेबल बनी हुई है ना। तो वहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाता है CO2H2O में, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो इसका ऑप्शन है ए। कौन सा ऑप्शन है? ए, हमें करेक्ट बताना था और बाद बाकी वो दोनों गलत है। एसर्शन क्या है? नेटर लीव्स कॉज अ स्टिंगिंग सेंसेशन व्हेन टच। हाँ, क्योंकि एसिड होता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंट वगैरह काट ले तो भी थोड़ा सा इरिटेशन टाइप से होता है। नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड, हाँ बिल्कुल सही है, मेथेनोइक एसिड स्किन में चला जाता है तो हम लोग बेकिंग सोडा उसके ऊपर रफ कर लें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड प्लस बेस गिव्स टू न्यूट्रल, सॉल्ट दे देगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और रीजन उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। वाई डू एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, अभी पीछे ये टिक द ऑप्शन में आया था, इस वाले ऑप्शन में आया था, एक्वस सोल्यूशन में क्यों करता है।
फिर वुड ग्लूकोज एंड एल्कोहल शो द सेम बिहेवियर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इसको आंसर को लिखा कैसे है, समझना बात को। एसिड, एसिड एक्वस सोल्यूशन में क्यों, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन बिकॉज दे आयनाइज, आयनाइज मतलब अभी बताया था ब्रेकन डाउन हो जाएगा टू प्रोड्यूस फ्री मूविंग आयंस, उसमें फ्री मूविंग आयंस हो जाएंगे। ग्लूकोज एंड एल्कोहल वुड नॉट शो द सेम बिहेवियर बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज इन वाटर, ये दोनों वाटर में क्या होंगे, आयनाइज नहीं होंगे। समझ में बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड अंडर द फॉलोइंग हेड। कंपेयर करना है हमें फिजिकल स्टेट सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल और कंडक्टिविटी, इन तीनों को कंपेयर करना है किसमें, आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में। पूछने का तरीका देख रहे हो कैसा है इनका, आयनिक और कोवैलेंट का। देखो अब समझना, आयनिक कंपाउंड एक तरफ डाला, एक तरफ कोवैलेंट डाला, तीन है फिजिकल। देखो आयनिक जो होते हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, कोवैलेंट वाले गैसियस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस पे ये जनरली सल्यूबल होते हैं वाटर में आयनिक, और कोवैलेंट इनसल्यूबल होते हैं वाटर में बट सल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक का हाई होता है, लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टिविटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि आयंस में सोल्यूबल है ना वाटर में तो फ्लो हो जाएंगे, आयंस इसमें निकल आएंगे। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट, चाहे गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉफ्ट सॉलिड हो, इनमें से किसी में भी ये करंट को फ्लो नहीं करेंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट समझो, what are antioxidant, name one antioxidant and explain how it helps in preventing oxidation in packaged food। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, देखो एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का अपोजिट एंटी वर्ड आ रहा है, तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस हैं दैट शो स्लो डाउन और प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कोई पैकेट है फूला हुआ या एयर टाइट कंटेनर है, उसमें बिस्किट रखे हैं और उसमें हवा लग जाए तो वो हल्के से कैसे हो जाएंगे, क्रिस्पीनेस उनका खत्म हो जाएगा, हल्का सा टेस्ट भी डाउन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो एंटीऑक्सीडेंट उसी से हमें क्या, उसी से ही फूड को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे ऑक्सीडेशन ना हो या स्लो डाउन हो जाए। नाइट्रोजन गैस भरी होती है उनके अंदर, कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है जो पैकेज्ड फूड हैं उनके अंदर फिल होती है। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रिया ओपन अ पैकेट ऑफ चिप्स, लो प्रिया यहाँ पर एक चिप्स का पैकेट लाई है and found that it was filled with a gas. She noticed that the chips were fresh and crispy, even were even after the packet had been stored for 3 months। अच्छा 3 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकती है। देखो अब पैकेट के चक्कर में मत पड़ जाना, खाने पीने में दिमाग चला जाए कहीं, इसी पे आ जाओ वापस। नेम द गैस यूज्ड इन सच फूड पैकेट, कौन सी गैस है बताया ना अभी, नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। और वो कह रही है क्यों इस गैस को फिल करा, ये इस गैस को ही क्यों फिल करा, तो प्रिया देखो प्रिया के पैकेट के अकॉर्डिंग इस गैस को क्यों फिल करा, प्रिया इसलिए फिल करा क्योंकि इट इज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन कैसी है, इनर्ट। इनर्ट गैस वो होती है जो रिएक्ट नहीं करती है एंड डज नॉट रिएक्ट विद द फैट एंड ऑयल in the chips packet. This prevent the chips from oxidizing and becoming rancid. Oxidizing करेगा और rancid से भी बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, कीपिंग them फ्रेश एंड क्रिस्पी। जब भी खाएगी प्रिया 3 महीने के बाद भी पैकेट को खोलेगी तो बड़ा कुरकुरापन रहेगा उसमें फॉर ए लॉन्गर पीरियड, लेकिन 3 महीने तक प्रिया रखना नहीं है, यूज बिफोर कर लेना है। आगे पूछा है प्रिया ने
What will happen if ordinary air is filled in the packet instead? देखो, ऑर्डिनरी एयर को फिल कर दें तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, खराब हो जाएगा पैकेट, टेस्ट भी उसका खराब हो जाएगा और क्रिस्पीनेस तो खत्म होना ही है। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट, अब रवि आता है। रवि क्या कह रहा है? रवि कंडक्ट, देखो ये पूरी थ्योरी बेस का है। कैसे? ये पूरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, रवि कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल की एथेनोइक एसिड से करी है। ही ऑब्जर्व दैट ethanol react with acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to form a sweet smelling compound. स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कौन सा हो गया? ईस्टर हो गया। ही ऑल्सो, अब देखो अगर आप स्मार्ट हो तो आप तुरंत लर्न कर लोगे कि एथेनॉल की एथेनोइक से कराने पर ईस्टर बनता है। क्या बनता है? ईस्टर बनता है। किसकी प्रेजेंस से? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस से। बात समझ में आ रही है? ही ऑल्सो नोटिस दैट ethanol burns with blue flame and gives CO2 and water. Ethanoic acid turn blue litmus to red and reacted sodium bicarbonate to produce brisk effervescence. Name the sweet smelling compound. स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या है? ईस्टर है। एथेनॉल की बर्निंग करी ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। रिएक्शन देख लो, बैलेंस करके लिखनी है, स्केलेटन नहीं लिखनी है। स्केलेटन वो होती है जो बैलेंस ना हो। फिर एथेनॉल की सोडियम बाइकार्बोनेट से करवा दी। किससे करवाई है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट से। क्या बना? सो CH3CONA प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना। फिर और करके पूछ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप एथेनोइक में कौन सा प्रेजेंट है, हाउ डज दिस ग्रुप इन्फ्लुएंसेस इट्स प्रॉपर्टीज। रिएक्शंस लर्न कर लेना ये अच्छे से आएगी। इन एथेनोइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्या है? सिंगल बॉन्ड COH। ये इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है? देखो, सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल है। एसिडिटी, H पॉजिटिव आयन इसमें है जिस वजह से ये एसिड है। और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? हायर बॉइलिंग पॉइंट है। BP मतलब ब्लड प्रेशर मत समझना, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, a student sets up an experiment where a dilute acid react with the carbonate compound. Write a balanced chemical equation for the reaction. बैलेंस केमिकल रिएक्शन बतानी है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैसा होता है? बाइट PPT होता है। पिछले 2 पेपर में हम लोगों ने ये रट लिया है, याद रखना। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आप इंक्लूड कर दो रिएक्शन में। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दो तो CaCl2 बना। CaCl2 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे पूछा है, आगे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर कि देखो, क्वेश्चन में आगे ये लोग पूछ रहे हैं राइट द केमिकल इक्वेशन reaction taking place at different zone of the blast furnace during the extraction of iron. सॉरी ये ऊपर वाला है। डिजाइन सिंपल एक्सपेरिमेंट सेटअप, कलेक्ट द गैस इवॉल्व्ड एंड टेस्ट इट्स नेचर। बी वाला। अब देखो इसका क्या लिखोगे? सिंपल सेटअप इन्वॉल्व्स है कोनिकल फ्लास्क में वेयर द रिएक्शन टेक प्लेस कनेक्टेड बाई ए डिलीवरी ट्यूब टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। टेस्ट ट्यूब में क्या कंटेन है? लाइम वाटर। तो ये एक्सपेरिमेंट सिंपल लिख लेना है। क्या है? लाइम वाटर, लाइम वाटर, कोनिकल फ्लास्क व रिएक्शन कनेक्टेड एक ट्यूब से उसमें गैस को पास करा जाएगा। सिंपल। सेटअप क्या है? तो डिलीवरी ट्यूब एंड इज प्लेस इनटू द लाइम वाटर। नेचर गैस का कैसा है? CO2। CO2 कैसे पता चला? CO2 जो है अगर कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में डाल दें इस गैस को तो उसका मिल्कीनेस खत्म हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। और ये एसिडिक भी नेचर में है और डेंसर है एयर से। एयर से कैसी है CO2? डेंसर है। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं explain how the gas can be tested for its identity using lime water। देखो,
यही बात मैं बोल रहा था, ये लाइम वाटर है, जो ऊपर बात बोली है वो रिएक्शन में आ गई। लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, इसकी करवा दी CO2 से, क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बार पीछे 2 बार सैंपल पेपर में आ चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बना। CO2 गैस बबल थ्रो लाइम वाटर, यही जो एक्सपेरिमेंट में टेस्ट वो डाला था डिलीवरी ट्यूब, उसी से ही निकलेगा। और लाइम वाटर में टन्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंसोल्यूबल, बताया था वाइट पीपीटी बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा। अब ज़्यादा CO2 डाल देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सेस एसिड इज एडेड एंड जस्टिफाई योर आंसर। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसकी HCl से करवा दी तो कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इफ एक्सेस एसिड इज एडेड, द इनिशियल वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल डिसॉल्व, मिल्कीनेस अपीयर विल डिसअपियर। देखो यही बात मैं ऊपर से बोलते हुए आ रहा हूँ और लास्ट क्वेश्चन में यही बात पूछ ली, मतलब कुल मिला के पूरी बात इन्होंने पूछ ली है अलग अलग तरीके से। क्लियर? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है सेक्शन सी में आ जाते हैं, है ना। अब देखो ये ये वाला ये जो क्वेश्चन है और में कर सकते हो, इसको करना चाहो, है ना, और नहीं भी कर सकते हो। वैसे ये सिलेबस से डिलीटेड है। सेक्शन सी क्या है? फिजिक्स को करते हैं पहले। देखो फिजिक्स में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, उसे प्रोजेक्ट करा है वेस्ट डायरेक्शन में, इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी। जब नॉर्थ में फेंका गया है अल्फा पार्टिकल को तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा ना, क्योंकि इस टाइप से बनेगा। फ्लेमिंग का ये कौन सा रूल है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर? इसको बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इलेक्ट्रिक सर्किट बिलो कंसिस्ट ऑफ ए वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर लगा है, बैटरी लगी है और XYZ लगे हैं। द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब। देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, बोथ एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई कैसे समझना। ये कह रहे हैं रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस विच बल्ब। देखो ये वोल्ट मीटर से जा रहा है, ये बल्ब किस में लगा है? पैरेलल। तो पैरेलल में करंट डिफर होता है, वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। और वोल्ट मीटर लगता किस में है? पैरेलल कनेक्शन होता है। ये क्या लगी है? बैटरी। तो एक्स और वाई का ऑप्शन हुआ है। नेक्स्ट assertion रीजन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज 18 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंट, लीस्ट मतलब कम से कम, डिस्टेंट विजन एक यंग एडल्ट की नॉर्मल विजन 18 सेंटीमीटर होती है? नहीं, नॉर्मल कितनी होती है? पास की 25 सेंटीमीटर 25 और दूर की इंफिनिटी। तो इस वजह से ये क्या हुआ? गलत। जब ये गलत हुआ तो ऑप्शन डी क्या हुआ? ऑप्शन डी आएगा। असर्शन रॉन्ग, रीजन इज राइट। देखो ह्यूमन आई की नॉर्मल विजन इंफिनिटी दी है, फार पॉइंट, और नियर पॉइंट होता है 25, यहाँ दे दिया है 18 सेंटीमीटर। A short-sightedness person cannot see clearly beyond 1.5 meter. Calculate power of lens required to connect required connect vision. What will be the nature of the lens? अब मैं बात को समझना जरा ध्यान से। कौन सा है? शॉर्ट साइडेडनेस है। इसको करके ही बताते हैं, समझना क्या है। शॉर्ट साइडेडनेस है। शॉर्ट साइडेडनेस का मतलब क्या हुआ? उसको उसको दूर का क्लियर नहीं दिख रहा, यानी कि मायोपिया हुआ। क्या हुआ? मायोपिया हुआ। मायोपिया, मायोपिया के केस को ही तो बोलते हैं शॉर्ट साइडेडनेस। अब वो 1.5 मीटर के दूर नहीं देख पा रहा है, यानी कि कहाँ तक देख ले रहा है इमेज उसकी? -1.5 मीटर हो जाएगी। पावर ऑफ लेंस बताना है,
और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तक हो सकता है, रख सकते हैं इन्फिनिटी तक, क्योंकि अब पता नहीं कितनी दूर, मतलब इसके बाद का नहीं देख पा रहा। मान के चलो 1.5 इतनी हुई, ये भी कोई बॉडी रखी है, ये पर्सन यहाँ पर है, वो इसको नहीं देख पा रहा, लेकिन फार पॉइंट कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। यहाँ से हम लोग क्या लगा ले, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू को पुट कर लें यहाँ पर, 1/-1.5 माइनस 1/u कितना है, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1/इन्फिनिटी 0 हो गया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक बात समझना, ये तो खत्म हो गया, माइनस ऊपर दे दिया, पॉइंट लगा दिया 0, तो आया 10 माइनस अपॉन 15 1/f। इसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल। एक स्मार्ट वे समझना, एक तो ये तो है ही, इसका रेसिप्रोकल कर दे तो फोकल कितनी आ गई, 15/10, इट मीन्स माइनस का 1.5 मीटर। फोकल लेंथ निगेटिव है तो इसका मतलब ये कॉन्केव लेंस है, ये लिख सकते हो। हमें पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अब 1/फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 1.5 है या नहीं है, पॉइंट हटाया 0 आया, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये कितना आया, माइनस का 2/3 पावर आ गई डायोप्टर में। इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। नेचर कैसा होगा, सिंपल सी बात है, वर्चुअल इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधी खड़े होना, कैसा होगा नेचर, वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें कैसा दिखेगा नेचर, वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधे खड़ा होना। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल वॉचिंग द रोड ऑन ए हॉट समर आफ्टरनून, रिया नोटिस्ड that the surface of the road appeared to be wet and reflecting light even though it was dry. Name the phenomena. समझना बात ध्यान से, देखो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने तोड़ तोड़ के पढ़ा है ना, तोड़ तोड़ के आपको भी पढ़ना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। फिर क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन। लाइट फ्रॉम स्काई, स्काई से लाइट आ रही है सन की, अंडर गोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर एंड डेंसिटी नियर द रोड सरफेस। इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। इस वजह से कौन सा फिनोमिना हुआ इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या पूछा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून एस्ट्रोनॉट कुड नॉट ऑब्जर्व अ रेनबो, गिव रीजन। बात समझो, मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। पहली बात तो ये आपको याद हो कि मून पर एटमॉस्फेयर है नहीं, लैक द नेसेसरी वाटर ड्रॉपलेट, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट भी नहीं है क्योंकि वो तो क्लाउड तो बहुत नीचे है ना। द कंडीशन फॉर फॉर्मिंग अ रेनबो डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए वहाँ पर कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो रेनबो तो दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है, इसलिए एस्ट्रोनॉट को भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर डिपेंड ऑन, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, देखो बता रहा हूँ यहाँ पर समझना जरा ध्यान से, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ने पूछा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ वायर डिपेंड ऑन। देखो रेजिस्टेंस जो होता है वायर की लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस तार मोटा है पतला है इस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वर्ड्स में लिखना है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इन्वर्सली है ना। अगर एरिया कम करेंगे, तार पतला करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इन तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहुंच गए, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स
रबर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। सिंपल सी बात है, समझ लो बात को। मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है जबकि रबर में तो है नहीं। इस वजह से मेटल क्या हुए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुए। फिर पूछा है वाई आर एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजन। एलॉय को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है। जो एलॉय होता है वो दो या दो से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल के मिक्सिंग से बनता है। एलॉय की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है, वो आसानी से बर्न नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पर तार उसके जलेंगे नहीं, इसलिए वो एलॉय का बनता है। क्लियर हुई बात, हाई रेसिस्टिविटी और डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो फिगर बनाना है। रेयर से डेंसर में जाएंगे, रेयर से डेंसर में जाते समय बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें ये केस है। एयर कैसी है, एयर कैसी है, रेयर। ग्लास कैसा है, डेंसर, बेंड किधर होगी, टूवर्ड द नॉर्मल। फिर ग्लास और वाटर में कौन सा है, वाटर कैसा है, ग्लास के कंपेयर में हल्का सा रेयरर है, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द, हल्का सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर एयर में निकलेगी तो कैसी हो जाएगी, रेयर से, सॉरी डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाते समय बैंड टूवर्ड दी नॉर्मल। बात समझ में, ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्या है, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिपेंड। समझना बात को, इसमें क्या है, देखो, डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक क्या पूछा था इसमें, फोर्स, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। अगर करंट बढ़ाएंगे तो फोर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दें तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत शार्प आंसर लिखा गया है, बहुत ध्यान से कॉपी कर लो इसको। फिर क्या है, इफ इनिशियली दिस फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम, अच्छा ये स्टेट द रूल विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। कौन सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। लेफ्ट हैंड रूल में अपनी तीनों फिंगर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि परपेंडिकुलर एक दूसरे के हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फादर मदर चाइल्ड का रूल है। थंब क्या दिखाता है, फादर मतलब फोर्स, मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट। ये तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे और वही आंसर लिख दिया कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई, ये अलग तरीके से आंसर और लिखा गया है। फिर क्या है, इफ इनिशियली दिस फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा देखो, फोर्स राइट टू लेफ्ट है, हाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज, डायरेक्शन क्या चेंज होगी। देखो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, सिंपल सी बात है, जब करंट की डायरेक्शन बदली तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, बदल जाएगी। अभी कैसा है, राइट टू लेफ्ट, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि पहले क्या थी, देखो क्वेश्चन से निकाला है राइट टू लेफ्ट, अब बदला क्या उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, रिवर्स हो गए। करंट अगर रिवर्स हो जाए, करंट रिवर्स कर दें तब भी वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों में फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समझना, 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में क्या बताया गया है, देखो ध्यान से समझना। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया मतलब उसको दूर का नहीं दिख रहा है, डिस्टिंक्ट सही नहीं दिख रहा है,
बियॉन्ड 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा। दो पॉसिबल रीज़न बताओ जो इस डिफेक्ट को बता पाएँ। देखो, और विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम एक्सप्लेन। देखो, दो पॉसिबल रीज़न क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का बढ़ जाना, आई लेंस का बढ़ जाना, एलोंगेशन ऑफ आई वॉल का भी एलोंगेशन हो जाना, ये दो कॉजेज हैं मायोपिया के। मायोपिया का फिगर बना लोगे, कौन सा बनाओगे फिगर? डिफेक्ट वाला बनाओगे, जिसमें लेंस नहीं लगता है, जिसमें लेंस नहीं लगता है, डिफेक्ट वाला फिगर बनाना है। लेंस लगा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? करेक्शन वाला हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक बार बना दोगे मतलब डिफेक्ट वाला, दूसरा बना दोगे, बना के बता दूं? चलो चल देखो, जल्दी से देखो जरा, मैं बना के बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, इसको इधर लाओ। हमने सबसे पहले डिफेक्ट वाला बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा आई लेंस हो गया। इमेज जो है, ये एन डैश ले लिया मैंने, ये एन ले लिया। इमेज जो है वो यहाँ पर बन जा रही, पहले यहाँ पे इमेज बन जा रही है। ये डिफेक्ट वाला है, जैसे कि ये रेज जा रही है तो ये यहीं पे बन जा रही है इमेज, पहले बन गई। तो ये क्या है? डिफेक्ट का। अब करेक्शन का क्या होगा? यहीं पर, यहाँ पर क्या लगा देंगे? कॉनकेव लेंस लगा देंगे। कॉनकेव लेंस क्या करेगा? जो बिफोर बनी है तो ये रेटिना पर शिफ्ट कर देगा। बात समझ में आई? अच्छे से एनसीईआरटी से और साफ देखकर बढ़िया बनाना है। फिर पूछा है इसमें, वाई द पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 3 मीटर। क्यों नहीं देख पा रहा है 3 मीटर से आगे? समझना, बिकॉज द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, देखो, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले बन गया, जैसे कि इसमें दिखाया मैंने भी फिगर में, नॉट ऑन इट, रेटिना पर नहीं बना है। दिस इज ड्यू टू आई लेंस बीइंग टू कन्वर्जेंट, क्या हुई? कन्वर्जेंट, बहुत ज्यादा कन्वर्जेंट हो गई, इसीलिए हमें लेंस डाइवर्जेंट यूज करना पड़ेगा। डाइवर्जेंट लेंस कॉनकेव है, और आई वॉल बीइंग टू लॉन्ग। करेक्शन के लिए किस टाइप का लेंस यूज करना पड़ेगा? करेक्शन के लिए हमें कॉनकेव लेंस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो जो पहले इमेज बन रही है वो वापस रेटिना पर दिखा देगी। दिस लेंस डाइवर्स द लाइट रेज बिफोर दे रीच द आई लेंस, इंश्योरिंग द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड करेक्टली ऑन द रेटिना, thus restoring proper vision। फिर क्या है? इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ करेक्टिव 3 मीटर, पावर ऑफ लेंस बतानी है। देखो, फोकल लेंथ यहाँ पर 3 मीटर की है, कॉनकेव है तो निगेटिव होगी। पावर का फॉर्मूला 1/f यूज करा, पावर की जगह रखा, मीटर में है तो चेंज नहीं करा। अगर सेंटीमीटर में होता तो चेंज करना पड़ता, पेपर में सेंटीमीटर में आएगा, गलत मत कर देना। क्योंकि क्योंकि देखो, क्योंकि ये भी बात समझ लो, जो 1/मीटर होता है, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो गया, इसी को ही डायोप्टर कहते हैं, इसी को ही डायोप्टर कहते हैं। और अगर 1/सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ये डायोप्टर नहीं होता है। इसलिए अगर सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ, अगर सेंटीमीटर में है तो चेंज कर लेना मीटर में, ठीक है। चलो, फिर और वाला कर लेते हैं। A student is unable to see clearly the words written in blackboard। अच्छा देखो, ब्लैक बोर्ड में लिखा है, पढ़ नहीं पा रहा है। आप में से किसी को मायोपिया तो नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में दिक्कत आ रही है। 2 मीटर फ्रॉम हिम, डिफेक्ट बताओ क्या है? मायोपिया है। पॉसिबल कॉजेस क्या है? अभी बताए थे कि आई बॉल बढ़ गई है, एलोंगेशन हो गया है, कर्वेचर एक्सेसिव हो गया है, वो डिफेक्ट बता दिए। तो करेक्शन के लिए क्या करें? करेक्शन के लिए कुछ नहीं करें, सिंपल हम लोग कॉनकेव लेंस का उसका ग्लास बनवा दें, वो यूज करें, है ना। ग्लासेस में क्या यूज करें? कॉनकेव लेंस का यूज करें, जिससे बिफोर रेटिना बन रही है, रेटिना पर शिफ्ट हो जाएगी इमेज। यहाँ पर PP3 कंप्लीट होता है। PP3 हम लोगों ने करा है कंप्लीट। सब टाइप के क्वेश्चन करे हैं। जिन डायग्राम में मैंने बोला है कि
जिस डायग्राम में मैंने कहा एनसीईआरटी से अच्छे से देखना है और कहीं नहीं, तो आप वहीं से देखना। लेवलिंग भी कहाँ से? एनसीईआरटी से, राइट। और जिस तरीके से आंसर्स मैंने लिखे हैं, मैंने कुछ बातें एक्सप्लेन करते हुए लिखी हैं, उसको शामिल करना है आंसर शीट में, ठीक है। 100% शामिल करना है लिखते टाइम। फिगर कैसा रहेगा? नीट क्लीन। मिलते हैं हम लोग फिर एक पीपी 4 के साथ में। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते चलो। ये आंसर एकदम रट लेना, रट। पूरी बुक का देखो, पीपी 1 करा, एक बार पूरी बुक रिवाइज, पीपी 2 करा, दूसरी बार रिवाइज, पीपी 3 करा, तीसरी बार रिवाइज। अभी तक 3 ही तो करे हैं, तो 3 रिवीजन हो गए पूरी पूरी बुक के। चौथा पांचवा करेंगे फिर रिवाइज हो जाएगा। इतने मल्टीपल रिवीजन हो गए। और 3 घंटे का पेपर हम लोग 1 घंटे, कुछ 1 घंटे 2 4 5 मिनट में शिफ्ट कर दे रहे हैं। आप समझो इस तरीके को, आंसर राइटिंग को, क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे से करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई जबरदस्त करते चलो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है।